नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फुल मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट है ये राजस्थान सीईटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जामों देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉक टेस्ट से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में गणेश और सभ्यता का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? जयपुर सीकर क्षेत्र से, उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र से, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र से, कोटा बूंदी क्षेत्र से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर सीकर क्षेत्र से। गणेश और सभ्यता है, यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसके कारण गणेश और सभ्यता को ताम्रपाषाण सभ्यता की जननी कहा जाता है। और गणेश और सभ्यता का संबंध है ये जयपुर सीकर क्षेत्र से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी किसे माना जाता है? विराटनगर को, नागदा, आहट या बेराट को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराटनगर को। मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी विराटनगर थी और विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। और बेराट है ये जयपुर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बेराट से प्राप्त अशोक के अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है, इसमें अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन है, या फिर इसमें मुगल प्रशासन का विवरण है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें यानी कि बेराट से प्राप्त अशोक के अभिलेख में अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है। और अशोक के अभिलेख को भाब्रू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भाब्रू अभिलेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बेराट से प्राप्त हुआ है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर मुख्यतः किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर को, पार्श्वनाथ को, आदिनाथ को या शांतिनाथ को? तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिनाथ को। रणकपुर का प्रसिद्ध चौमुखा जैन मंदिर है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और चौमुखा जैन मंदिर है ये रणकपुर पाली में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को उसकी अवैधता के कारण जल दुर्ग की विशेषता से जोड़ा जाता है? गागरोन को, तारागढ़ को, लोहागढ़ या नाहरगढ़ को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग को उसकी अवैधता के कारण जल दुर्ग की विशेषता से जोड़ा जाता है, यानी कि राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है ये गागरोन का दुर्ग है। और गागरोन का दुर्ग है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, दुर्गादास और औरंगजेब के बीच? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध है ये 1527 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दादू पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पिप्पा, संत दादू दयाल, संत रैदास या संत धन्ना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत दादू दयाल। राजस्थान में दादू पंथ की स्थापना है ये संत दादू दयाल के द्वारा की गई थी। दादू पंथ का राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है? तो ये नरेना, जो कि जयपुर में स्थित है, ये दादू पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नैनसी ख्यात की विशेषता क्या है? यह केवल धार्मिक ग्रंथ है, यह राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण ख्यात साहित्य है, यह केवल चित्रकला पर ग्रंथ है, यह संस्कृत का महाकाव्य है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण
ख्यात साहित्य है, यानी कि नैनसिरी ख्यात है। इसमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन मिलता है। नैनसिरी ख्यात है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मुहनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कावड़ कला की प्रमुख विशेषता क्या है? लकड़ी के बने चित्रित पटिया पेटियों में कथाएं, सोने की जड़ाई, कांच पर चित्रांकन या पत्थर पर नकाशी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी के बने चित्रित पटिया पेटियों में कथाएं कावड़ कला की प्रमुख विशेषता है। और कावड़ कला है यह राजस्थान की बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मांडना का संबंध किससे है? लोक चित्रांकन से, लोक संगीत से, लोक नृत्य या लोक नाटक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चित्रांकन। राजस्थान में मांडना का संबंध है ये लोक चित्रांकन से है। राजस्थान में विवाह और त्योहारों के अवसर पर फर्श व दीवारों पर लोक देवी देवताओं का चित्र किया जाता है, जिसे मांडना कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी एवं आसपास का क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखावाटी एवं आसपास का क्षेत्र। कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है, ये शेखावाटी में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक व्यवसायिकी नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य है? तदवाद, घनवाद, सुशीरवाद या अवनदवाद है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनवाद। मोरचंग है ये घनवाद श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोल का, मंजीरे, अलगोजा या रावण हत्ता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंजीरे। तेरह ताली नृत्य में मुख्य रूप से मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रावण हत्या परंपरा किससे संबंधित है? लोकवाद संगीत से, लोक चित्रकला से, लोक वास्तुकला से या लोक वस्त्र से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक वाद संगीत से। राजस्थान में रावण हत्या है ये मुख्य रूप से लोक देवताओं की फड़ बांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्या है मुख्य रूप से बाबूजी की फड़ बांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा नाम का शाब्दिक अर्थ किससे संबंधित माना जाता है? काली चूड़ियां, काली मिट्टी, काला पत्थर या काला किला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया ए में भी लिखा हुआ है और बी में भी लिखा हुआ है। बी वाला यहाँ गलती से लिखा गया है, इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बस इतना याद रखना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अंततः अरब सागर के जल निकास तंत्र से संबंधित है? बनास, लूनी, बाणगंगा या साबी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। लूनी नदी है ये अरब सागर के जल निकास तंत्र से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, माही, बनास या लूनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी पर। माही बजाज सागर परियोजना है ये माही नदी पर स्थित है। यह राजस्थान की बांसवाड़ा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाड़ौती का कश्मीर किस क्षेत्र को कहा जाता है? झालावाड़ को, जैसलमेर, नागौर या सिक्कर को।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झालावाड़ को। झालावाड़ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, अधिक हरियाली और कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, इसलिए इसे राजस्थान का हाड़ौती का कश्मीर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की सामान्य प्रवृत्ति किस दिशा में पाई जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यानी कि राजस्थान में है दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे ही दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा है ये कम होती जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का प्रमुख विस्तार मिलता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल में, उत्तरी शेखावाटी में, अरावली का पश्चिमी भाग में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी का प्रमुख विस्तार मिलता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सा आता है? तो ये आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार है ये काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिला आता है और काली मिट्टी है इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क मुख्यतः किन जिलों में फैला है? जैसलमेर और बाड़मेर में, बीकानेर और चूरू में, जोधपुर और नागौर में, जैसलमेर और जोधपुर में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर और बाड़मेर में। डेजर्ट नेशनल पार्क है ये मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर, धौलपुर या करौली में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये विशेष रूप से पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का का संबंध मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण से है? बाघ से, गेंडा, सिंह या हाथी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ से। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस पर्वतीय तंत्र से संबंधित है? अरावली से, विंध्यन, सतपुड़ा या हिमालय से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली से। यानी कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका जो विस्तार है ये अरावली पर्वतमाला में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद के अलावा इसका विस्तार है ये उदयपुर व पाली जिले में भी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? विधानसभा अध्यक्ष की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की। विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश है ये आवश्यक होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही धन विधेयक है ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में। राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है ये अजमेर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280,
अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 356? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधान परिषद के संबंध में सही कथन कौन सा है? राजस्थान में विधान परिषद है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल आपातकाल में विधान परिषद बनती है, विधान परिषद पंचायतों द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, जय नारायण व्यास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है, ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? चुनाव कराने के लिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए, बजट बनाने के लिए या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का संबंध किससे है? वन संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, पंचायत चुनाव से, राजस्व वसूली से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी के रूप में किस शहर का ऐतिहासिक महत्व है? बीकानेर का, जोधपुर का, कोटा का या उदयपुर का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर का। राजस्थान की न्यायिक राजधानी है जोधपुर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है, इसलिए इसे न्यायिक राजधानी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़डी बलिदान किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए, वन्यजीव शिकार या नमक सत्याग्रह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा से संबंधित है खेजड़ी बलिदान। 1730 ईस्वी में खेजड़ी गांव में अमरता देवी बिश्नोई सहित अनेक लोगों ने खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, रोहिड़ा या बबूल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, सारस या तितर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी है ये गोडावण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रसो का संबंध किस कवि से माना जाता है? चंद्रबरदाई से, सूर्यमल मिश्रण से, बांकीदास से या केशवदास से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई से। पृथ्वीराज रसो ग्रंथ की जो रचना है ये चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में डिंगल साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? मुख्यतः वीर रस की अभिव्यक्ति, केवल धार्मिक मंत्र, केवल वैज्ञानिक साहित्य या फिर केवल प्रेम गीत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यतः वीर रस की अभिव्यक्ति डिंगल साहित्य में की गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने या अर्जुन लाल सेठी ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल तेजावत ने। राजस्थान में ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व है ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 45 है तो वह संख्या क्या होगी? 150, 160, 180 या 200? तो देखो 25% का अर्थ होता है कि 100 में 25 का भाग, और हमें दे रखा है कि यदि संख्या का 25% 45 है तो हम इसे 45 से गुणा कर देंगे। अब 25 पे 100 का भाग देंगे, कितना आएगा? तो 4 आएगा, और 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो वह संख्या कितनी होगी? 180। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हमें विक्रय मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? तो यहाँ पे 800 रुपये में अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य पर 15% की वो छूट देता है, तो कितने पैसे की छूट देगा? 15 को 8 से गुना करने पर कितना आएगा? 120। 120 रुपये की वो छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है यहाँ? 800, उसमें से हम छूट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। 800 में से 120 घटाएंगे, कितना आएगा? 680। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 680 रुपये। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो ए की आयु कितनी है? हमें ए की आयु यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अनुपातों का योग करेंगे। सबसे पहले कितना होगा अनुपात का योग? 8। हमें 8 भाग कितना दे रखा है? 40 वर्ष यहाँ पे दे रखा है। 8 भाग बराबर 40 है तो 1 भाग बराबर कितना होगा? 40/8। ये कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। अब 5 को हम कितने से गुना करेंगे? तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15। तो ए की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। अगर हमें बी की पूछता तो इस 5 वर्ष को कितने से गुना करते हैं? 5 से गुना करते, तो बी की आयु कितनी हो जाती? 25 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना हमारा? 5000 है, दर कितनी है? 8 की है, और वर्ष कितना है? 2 वर्ष का है। तो इसको 2 बिंदु से 2 बिंदु जाएगी। 50 को 8 से गुना करेंगे, 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 800। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, वह 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? हमें यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को किस में बदलेंगे? मीटर सेकंड में बदलेंगे। तो 72 को मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 को 4 से गुना कर रहे हैं 20 मीटर सेकंड। अब दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र होता है गति गुणा समय। गति कितनी है? तो 20 है। समय कितना है? 25 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 20 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? तो यह आएगा 500। तो 500 मीटर की दूरी होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं।
भाजक क्या दे रखा है हमें 7, भागफल हमारा कितना है 12 और शेषफल कितना यहाँ पे 5 है। 12 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 84 आएगा और प्लस उसमें 5 करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 18 सेमी और चौड़ाई कितनी है 12 सेमी। 18 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200 सेमी स्क्वायर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। आपको इन तीनों संख्या का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले 12 का गुणज करेंगे। 12 का गुणज कितना होता है 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 18 का गुणज कितना होता है 18, 36, 54, 72। फिर करेंगे हम 24 का गुणज। 24 का गुणज कितना होता है 24, 48 और 72। इनमें तीनों में 72 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो सबसे छोटी होती है और दो तीनों में समान है वही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। तीनों में सबसे छोटा समान संख्या कौन सी, इसमें 72 है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 18, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 36, 48, 72 या 96। तो सबसे पहले हम 12 के गुणज करेंगे। 12 के गुणज कौन कौन से होते हैं 12, 24, 36, 48, 60 और 72। 18 के गुणज 18, 36, 54, 72। अब करेंगे हम 24 के गुणज। 24 के गुणज कौन कौन से होते हैं 24, 48 और 72। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटी समान संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे छोटी समान संख्या है यहाँ पे 72 है। जो संख्या सबसे छोटी और तीनों में समान होगी वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 600 में खरीदकर 750 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत कितना है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। कितने पैसे का लाभ हुआ, तो 750 में हमने बेचा और 600 में हमने खरीदा था। तो कितना बचेगा 750 में से 600 घटाएंगे तो ये बचेगा 150। 150 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब इसको लाभ प्रतिशत में बताना है कि कितना हुआ। अब इसको प्रतिशत में करने के लिए 150 का हमें लाभ हुआ कितने पर, तो ये 600 पर हमें ये लाभ हुआ था और लाभ हमेशा 100% पे निकाला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 24 है, 4 संख्याएं 18, 22, 26 और 30 है। पांचवी संख्या क्या होगी। हमें 4 संख्या दे रखी है, हमें पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कुल योग निकालेंगे। हमें औसत दे रखा कितना 24 और संख्याएं कितनी है 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 120 उन संख्याओं का कुल योग होगा। और हमें क्या दे रखा है 18, 20, 26 और 30। इनका कुल योग कितना होगा, इनका कुल योग होगा 96। तो अब हम 120 में से 96 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24। वो पांचवी संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 24। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसमें किया क्या गया है, तो 3 को ना पहले 2 से गुना किया गया है फिर प्लस 1 किया गया है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ये अगली संख्या आ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगली संख्या कौन सी आई 7 आई। तो 7 को क्या करना है 2 से गुना करना है फिर प्लस 1 करना है। तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगी। यहाँ आ गई 15। बस उसी प्रकार 63 को क्या करना है, पहले 2 से गुना करना है फिर प्लस 1 करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 127। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि कैट को डी बी यू तो डॉग को क्या लिखेंगे। कैट को क्या लिखा गया है डी बी यू। सी के ठीक बाद आता है डी, ए के ठीक बाद आता है बी, टी के ठीक बाद आता है यू। उसी प्रकार हम डॉग को लिखेंगे। डी के ठीक बाद क्या आता है ई, और ओ के ठीक बाद क्या आएगा पी, और जी के ठीक बाद आता है एच। तो हम डॉग को क्या लिखेंगे ई पी एच। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, राहुल उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मान लो कि राहुल यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह उत्तर की ओर कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? तो वो पूर्व की ओर है। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में रीना ऊपर से 12वें और नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? आपको बताना है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऊपर के स्थान को और नीचे के स्थान को क्या करना है? प्लस करना है। ऊपर का स्थान 12वां है और नीचे का स्थान 8वां है और इसमें से क्या करना है? एक माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 29। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो 29। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है? 16, 25, 36 या 63? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 63। क्यों होगा? क्योंकि 16 है ये 4 का वर्ग होता है, 25 है ये 5 का वर्ग होता है और 36 है ये 6 का वर्ग होता है। लेकिन 63 है किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है। तो डी का ए से क्या संबंध है? क्वेश्चन में दिया है कि ए है ये क्या है? बी का भाई है और सी है ये क्या है? बी की माता है। अगर सी बी की माता है तो ए की भी क्या होगी? माता होगी। और डी है ये क्या है? सी का क्या है? पिता है। अगर सी ए की माता है और डी सी का पिता है तो ए और डी का क्या संबंध होगा? डी है ये क्या लगेगा? ए का नाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये संख्या बतानी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ये श्रृंखला कैसी बनी है, पहले 1 को 2 से गुना किया गया है, क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 2 को 3 से गुना किया गया है, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 3 को है 4 से गुना किया गया है, क्या आया? 12 आया। इसी प्रकार 4 को फिर 5 से गुना करने पर 20 आया। उसी प्रकार 5 को फिर 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 6 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? आपको सही निष्कर्ष बताना है कि कौन सा है। तो देखो क्या बताया गया है, सभी गुलाब, ये गुलाब को दर्शाता है। क्या बताया? सभी गुलाब है ये क्या है? फूल है, ये फूल को दर्शाएगा। और कुछ फूल है ये लाल है, तो कुछ फूल क्या है? इसने लाल बताए हैं। तो अब देखो इसमें से कौन कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी गुलाब लाल है, तो ये निश्चित नहीं है कि सभी गुलाब लाल है, तो ये नहीं होगा। कोई गुलाब लाल नहीं है, तो कोई गुलाब है ये लाल नहीं है, ये नहीं है। कुछ गुलाब ये लाल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। सभी गुलाब फूल है, तो ये बिल्कुल सही है। सभी गुलाब है ये क्या है? फूल है, ये पूरा गुलाब है ये फूल के अंदर आ रहा है, मतलब ये सही है। कुछ गुलाब लाल है, तो कुछ गुलाब लाल है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये गुलाब इधर होगा तो ये लाल नहीं होगा, अगर ये यहाँ पे होगा तो ये हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? घड़ी का पूरा चक्कर है ये 360 डिग्री का होता है और घड़ी में कुल 12 अंक होते हैं, इसलिए इसमें 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो एक घड़ी की सुई के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। घड़ी में कितने अंक होते हैं? तो घड़ी में 12 अंक होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हमें 3 बजे पूछा है, तो 3 बजे घंटे की सुई 3 पर होगी और मिनट की सुई है ये 12 पर होगी। इनके बीच कितना गैप है? तो 1, 2 और 3 है। तो 30 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में शब्द के अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर उसका कोट बनाया जाता है तो कैट का कोट क्या बनेगा?
आपको कैट का कोड क्या बनेगा ये बताना है, इनके क्रमांक को जोड़कर। सी है ये 3 नंबर पर आता है, ए है ये 1 नंबर पर आता है और टी है ये 20 नंबर पर आता है। तो इनको जोड़ने पर कितना बनेगा 24। तो कैट का कोड कितना बनेगा 24। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ उसका उद्गम क्षेत्र है। तो पहली नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र है ये त्रिविकेश्वर है, तो ये बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर से निकलती है, तो ये भी सही है। अगली है नर्मदा, नर्मदा का उद्गम है ये अमरकंटक से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। अगली है महानदी, महानदी का उद्गम क्षेत्र है सिहावा पर्वत। ये सिहावा पर्वत कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर चारों ही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सतत पर्वत श्रेणी है, तो ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट है ये अरब सागर के समानांतर स्थित है। अगला कथन है पूर्वी घाट महानदी और कृष्णा के बीच पूर्णतः सतत है, तो ये गलत है। पूर्वी घाट है ये नदियों द्वारा काटे गए हैं, इसलिए ये असतत है, यानी कि ये समतल नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। पहला कथन है इसका निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से संबंधित है, तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में अन्य मिट्टी की तुलना में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अगला कथन है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी है ये सर्वाधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला कथन है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक होती है, तो ये गलत है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की मात्रा है ये क्या होती है, कम होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र से शुरू होती है। तमिलनाडु से, राजस्थान, असम या केरल से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो वापसी है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस जाता है, ये सबसे पहले कहाँ से जाता है, राजस्थान से। राजस्थान के भी पश्चिमी जिलों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी या यमुना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है ये विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी है विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पंजाब, असम, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन है ये असम राज्य करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती है, यह अत्यधिक दलदली क्षेत्र है, यहाँ काली मिट्टी प्रमुख है, यह तटीय मैदान का भाग है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती है। भाबर क्षेत्र है ये हिमालय की तलहटी में कंकड़ पत्थरों से बना होता है। कंकड़ पत्थरों से बने होने के कारण यहाँ जो जल है ये इनके अंदर चला जाता है, जिसके कारण है यहाँ की जो नदियाँ है ये भूमिगत हो जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। पहला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ये प्रबाल द्वीप से बना है। अगला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कच्छ का रण है ये लवणीय दलदली क्षेत्र है।
अगला है सुंदरवन, सुंदरवन है इसके अंदर मैंग्रोवन पाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा दर्रा जवाहर सूंग के ऐतिहासिक मार्ग से संबंधित रहा है? नाथुला, बनिहाल, जोजिला या शितकिला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग है ये बनिहाल और काजीकुंड के बीच पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बनिहाल दर्रा है ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा जो वाला राज्य है ये गुजरात राज्य है। दूसरा है, गोवा की समुद्री तटरेखा गुजरात से लंबी है। तो ये गलत है। गोवा की समुद्री तटरेखा है ये गुजरात से लंबी नहीं है, बल्कि गोवा की समुद्री तटरेखा है ये सबसे छोटी यानी कि कम है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा के अलावा द्वीपों की भी तटरेखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटरेखा के अलावा जो द्वीप है उनकी भी तटरेखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति सबसे अनुकूल है? कम तापमान और कम वर्षा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा, अत्यधिक ठंड या मरुस्थलीय जलवायु? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च तापमान और अधिक वर्षा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण है उस क्षेत्र में होता है जहां पर उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? तो इसे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा है पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर की खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी घटना मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत में जिम्मेदार है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी आपदा, चक्रवाती तूफान या अल नीनो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है जिसको मावठ कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। तो पहला कथन इसमें गलत है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव है ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित संसद भाग लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सांसद क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तीसरा है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत किस महत्वपूर्ण मामले से संबंधित है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला या शंकर प्रसाद मामला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में कौन सा विषय है वो है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कथन है, संसद केवल लोकसभा से मिलकर बनती है। तो ये बिल्कुल गलत है। संसद केवल लोकसभा से मिलकर नहीं बनी होती है। अगला है, संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सम्मिलित होती हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है और मतदान कर सकता है। तो गलत है। अगला है, राज्यसभा का गठन केवल राज्य विधानसभाएं करती हैं। तो ये भी गलत है। संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति है ये संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक स्थायी सदन है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है। दूसरा है, इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का जो सदस्य है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। इसके जो सदस्य ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद लगभग 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन पूछा है। पहला कथन है, इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। मनी बिल है ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सही है। मनी बिल है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राष्ट्रपति स्वयं प्रस्तुत करता है। तो गलत है। इसे सर्वोच्च न्यायालय प्रमाणित करता है। तो ये भी गलत है। मनी बिल है ये केवल लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला है, इन्हें मूल संविधान में 1950 में शामिल किया गया था। तो ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सही है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें 43वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मौलिक कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इनका उल्लेख भाग 3 में है। तो ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये भाग 4A में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उल्लेख संविधान में है। तो ये बिल्कुल
सही है। संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है ये संविधान में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ संस्था का नाम है और दूसरी तरफ उस संस्था का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है पहली संस्था है वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रावधान है ये अनुच्छेद 380 में किया गया है। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगली है यूपीएससी। यूपीएससी का है 315 में और कैग का है 148 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? राम ने मोहन को बुलाया, सीता ने चाकू से फल काटा, मोहन का भाई जयपुर गया, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता ने चाकू से फल काटा। इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। कैसे? जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है वहां हमेशा करण कारक होता है। यहाँ पे जो फल है ये चाकू के द्वारा काटा गया है। चाकू क्या है? यहाँ पे साधन है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। और करण कारक है, इसका चिन्ह क्या होता है? विभक्ति क्या है? तो इसकी से विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुवीर्य, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नीलकमल का सही समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, इसका सही समास विग्रह होगा। जहां पहला पद है ये दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता। नीला है ये कमल की क्या है? विशेषता है कि कमल कैसा है? नीला है। जहां पर भी विशेष से और विशेषण होता है वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महेश शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण संधि। महेश में गुण संधि है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा धन ईस, इसका सही संधि विच्छेद होगा। महा से निकलेगा आ और ईस से निकलेगा ई। आ और ई जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और ये क्या बनेगा? महेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को यह बात मालूम नहीं है, मुझे यह बात मालूम नहीं है, मेरे को यह बात मालूम नहीं है, मुझको यह बात मालूम नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे यह बात मालूम नहीं है। यह वाक्य है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, नीचवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो में संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो है वह के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज वेंट टू गो, ही हैड गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल, ही हैड गो टू स्कूल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैज गोन टू स्कूल। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैज गोन टू स्कूल। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देयर आर बिल्डिंग ए ब्रिज। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है? आर बिल्डिंग दे रखा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का
प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, एम, वाज, वर या हैव बीन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर। वर क्यों आएगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। सेकंड कंडीशन का नियम होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। दूसरा सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। तो देखो यहाँ सैड है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, ये किस में है? पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है, इसलिए सामान्य नियम के अनुसार डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस है, या इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो एम की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वाज, और इनको जोड़ने के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? दैट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। नाइदर, नोर, हिज फ्रेंड या इज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज। यहाँ पर क्या है? इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नाइदर और नोर जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर वर्ब है, ये सामान्यतम निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पर निकटतम सब्जेक्ट राम नहीं है बल्कि हिज फ्रेंड है। हिज फ्रेंड क्या है? ये प्लूरल में है, इसलिए क्या आएगा? यहाँ पे आर आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी हैज बीन लिविंग इन जयपुर 2020। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंस। सिंस का प्रयोग निश्चित समय या शुरुआत के बिंदु के लिए किया जाता है, और यहाँ पर निश्चित समय दिया हुआ है 2020, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंस आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। माउंट एवरेस्ट इज माउंटेन इन द वर्ड्स। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, इसकी तुलना विश्व के सभी माउंटेन से की गई है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को विश्व के सभी पर्वतों से श्रेष्ठ बताया गया है, और जहाँ पर भी तुलना की जाती है और श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गिव अप का। गिव अप को सही अर्थ यानी करेक्ट मीनिंग बताना है। गिव अप क्या होता है? त्याग देना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरेंडर या स्टॉप ट्राई। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग देना या रुक जाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए टीचर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ए टीचर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए टीचर। वन ऑफ माई फ्रेंड आर ए टीचर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए टीचर। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन है, हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा, और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन का आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेंटीफुल। अबंडन का अर्थ क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में। और प्लेंटीफुल का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत जल है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है, ये जल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग
ग्लूकोज निर्माण के लिए होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका उपयोग है ये ग्लूकोज निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के थक्के बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की कमी के कारण मानव शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त है ये बहता रहता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको गलत बताना है। पहला है इंसुलिन अग्नाशय, तो ये सही सुमेलित है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव है, ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, तो ये भी सही है। एड्रानिल अधिवक्र ग्रंथि, तो ये भी सही है। पीत प्यूटाइट ग्रंथि, ये गलत है। पीत का निर्माण है किसमें होता है? यकृत में होता है, और ये पित्ताशय में संग्रहित होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 केजी है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? लगभग 1.67 केजी, 10 केजी, लगभग 60 केजी या 0 केजी? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 केजी। क्यों होगा? क्योंकि द्रव्यमान है ये स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। सेम द्रव्यमान है किसी अन्य जगह पर भी सेम ही रहेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश है यह नीला दिखाई देता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। रैम है वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, रोम सामान्यतः नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यानी कि रोम है ये स्थायी मेमोरी है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, कंप्यूटर बंद होने पर रैम में रखा डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रैम है ये वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, जिसके कारण कंप्यूटर बंद होने पर रैम में रखा डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है? IP, TCP, अर्थनेट, HTTP? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TCP। TCP है ये OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिशिंग के संबंध में सही है? यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है, यह डेटा को कंप्रेस करने की तकनीक है, यह धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। फिशिंग क्या होता है? इसके अंदर धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना है, तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना। दूसरा कथन है, गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में रक्तस्राव को नियंत्रित करना प्राथमिकता हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में रक्तस्राव को नियंत्रण करना प्राथमिकता हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, CPR केवल तब तक किया जाता है जब व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है, तो ये गलत है। CPR तभी दिया जाता है जब व्यक्ति की सांसें रुक जाती है, दिल की धड़कन है ये बंद हो जाती है, तब दिया जाता है CPR। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कथन है, नशीले पदार्थों का प्रभाव केवल
शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो ये गलत है। नशीले पदार्थ है, इनका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगला है नशीले पदार्थ का नियमित सेवन मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। नशीले पदार्थों का नियमित सेवन करने से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि इनका प्रभाव पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। नशीले पदार्थों की लत केवल इच्छा शक्ति की कमी के कारण होती है, तो ये गलत है। नशीले पदार्थों का सेवन तनाव कम करने का सुरक्षित तरीका है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, योग एवं शारीरिक मानसिक फिटनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नियमित योग एवं शारीरिक गतिविधि तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। शारीरिक फिटनेस का संबंध केवल शरीर की ताकत से है, मानसिक स्वास्थ्य से नहीं है, तो ये गलत है। शारीरिक फिटनेस का संबंध है ये शरीर की ताकत के अलावा मानसिक स्वास्थ्य से भी है। अगला है, नियमित शारीरिक गतिविधि नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। नियमित शारीरिक गतिविधि करने से, यानी कि योग करने से नींद की जो समस्या है उसमें सुधार किया जा सकता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 23 स्वर्ण पदक जीते और चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 33 स्वर्ण पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 23 स्वर्ण पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते और यहाँ पे तीसरे स्थान पर नहीं रहा था, भारत चौथे स्थान पर रहा था। तो इसमें ऑप्शन में लिखने में गलती हुई है, तो मैं आपको बता दूं, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026, इसमें 13 स्वर्ण पदक जीते थे और 17 क्या जीते, रजत पदक जीते और 9 कांस्य पदक जीते थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है, ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था और भारत चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था, तो ये फीनी था। आपको याद रखना है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 स्वर्ण पदक जीते थे और वो चौथे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही कथन कौन सा है ये बताना है। इसका विकास इसरो और DRDO द्वारा किया गया। इसका विकास CSIR, CRII और CSIR IIP द्वारा किया गया। इसका विकास IIT दिल्ली और BHEL द्वारा किया गया। इसका विकास नाई और NTPC के द्वारा किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बायो बिटुमेन का विकास है CSIR, CRRI और CSIR IIP द्वारा किया गया। भारत है ये व्यावसायिक रूप से सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में दूध उत्पादन है ये प्रथम स्थान पर किया जाता है, यानी कि दूध उत्पादन में भारत है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो दूसरा कथन यहाँ भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, भारत गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कोझिकोड केरल, कलपेटा वायनाड केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, कोची केरल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलपेटा वायनाड केरल में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर स्टेट अवार्ड
फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का। 16वीं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए राजस्थान का चयन किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ अवेयरनेस, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन अवार्ड, स्टेट हेल्थ अवार्ड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक है ये अंगों का दान किया जाता है, इसलिए राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन यानी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक, 2027, 2030 तक या 2035 तक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक राजस्थान में हेपेटाइटिस सी का पूर्ण उन्मूलन यानी कि खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2027-28 के लिए, 28-29, 29-30 या 2030 से 31 तक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 से 31 तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू किया जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।